हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। आज की वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी जो भाषाई अक्षमता होती है। हिंदी में भी होता है चैप्टर, इंग्लिश में भी होता है। हम दोनों में पढ़ेंगे एंड दोनों में सेम है। बस आप अच्छे से ध्यान से मन लगा के अगर आपने एक बार समझ लिया चैप्टर को, आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पहले सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में जाके। यही होता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। आप पढ़ तो सब कुछ लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा सीटेट के लिए। हमारी कोशिश आपके साथ यही है कि भाई हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं। इसलिए आपको हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस जो है वो कराए जाते हैं। जल्दी से जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल हम प्रैक्टिस पे पूरा फोकस कर देंगे। आपको बिल्कुल कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि आपको एग्जाम में जाके प्रॉब्लम हो। वीडियो का लिंक, आपको जो वीडियो का PDF फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो टेलीग्राम ग्रुप में आप देखेंगे, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, ये तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है। एंड हम जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये है क्या? बार बार हम पढ़ रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए थोड़ा सा ऐसा मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। भाषाई अक्षमता मतलब बच्चों को ना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को आप कह लीजिए कुछ को लिखने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी सी बच्चों के अंदर की अलग अलग तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे के अंदर IQ लेवल नहीं है, ठीक है, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन क्या पता उसको किसी चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत होती हो तो वो उसकी डिसेबिलिटी बन जाती है। उसको ठीक कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके बच्चे को चीज़ नहीं सिखा सकते। सिखा सकते हैं, ज़रूर सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उन पर अटेंशन देना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले ये रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा या आपके लिए डायग्नोस करना पड़ेगा कि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ में हो रही है। फिर आप उनको अच्छे से सॉल्यूशन दोगे, उनको अच्छे से समझाओगे चीज़ों को, तो वो समझ जाएंगे और आप उनकी डिसेबिलिटी को कम कर सकते हो। ठीक है, डिसेबिलिटी ऐसी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन हाँ, अगर आप बच्चे पे ध्यान नहीं दोगे तो ये डिसेबिलिटी जो है वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, बढ़ेगी। कभी भी ये कम नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा सा उन बच्चों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं ये किस किस तरह से बच्चों में हो सकती है और उस डिसेबिलिटी का क्या क्या नाम रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ स्टूडेंट्स, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें एंड अच्छा लगे आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सबसे पहले जो डिसेबिलिटी है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। हिंदी में भी सेम यही है, बस हिंदी में आपको इस तरीके से लिखा आ जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, यही सेम चीज़ होगी और मैं जो समझा रही हूँ वो भी मैं मिक्स में समझा रही हूँ तो आप समझ जाओगे। देखिए डिसलेक्सिया जो होता है वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है रीडिंग में, यानी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। कोई चीज़ को आप गलत पढ़ रहे हो, कोई चीज़ की आपकी जो डिसेबिलिटी है वो जो आप रीडिंग करते हो उसमें गलत चीज़ें पढ़ पा रहे हो। मतलब जो वर्ड है और जो उसके प्रोनाउंसिएशन है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे बोला जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे कभी कभी ना कंफ्यूज होते हैं, CH होता है कहीं और एक होता है SH। तो बच्चे यहाँ पे हमें पता है कि इसे च पढ़ना है और इसे पढ़ना है श।
बच्चे उसे नहीं पढ़ पाते हैं। लाइक जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा चेयर लिख दिया यहाँ पे, तो चेयर पढ़ना है ना, CH को च पढ़ना है, लेकिन उन्हें उसकी साउंड नहीं पता होती तो उन्हें पढ़ने में इसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे को जो उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको जो डिसेबिलिटी है उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। क्लियर है? डिफ़िकल्टी सेकंड देखिए क्या है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स, लेटर्स एंड वर्ड्स। तो वही मैंने बोला कि उनको समझ नहीं आता कि भाई जो वर्ड या जो लेटर लिखा है उसकी साउंड क्या है, उसे कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसलिए उनकी जो रीडिंग वाली जो रीडिंग की जो आदत होती है, हैबिट होती है, वो थोड़ा सा गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप बच्चे पे ध्यान दोगे, आप समझोगे कि बच्चा क्या चीज़ को गलत पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। आपने ये नोटिस करा कि बच्चे ने CH को च ना पढ़ के सिर्फ क्या पढ़ा, क पढ़ लिया। अगर आप ये नोट डाउन कर रहे हो, आप उस पर ध्यान दोगे तभी तो पता चलेगा ना। फिर आप उसे उस चीज़ के बारे में सिखा सकते हो कि भाई इसे च पढ़ना है, क नहीं पढ़ना है, तो आपने उसको ठीक कर दिया। इसलिए बोला जाता है कि जो डिसेबिलिटी है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बच्चे के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्लियर है, डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो लास्ट में ज़रूर देखें। अगली आती है सेकंड हमारे पास डिस्ग्राफिया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि आपको बहुत मैं लंबी चौड़ी थ्योरी लिख दूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो होती है वो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग, यानी जब आप लिखने में मिस्टेक करते हो, जब आप लिखने में गलतियां करते हो, जो भी चीज़ आप लिख रही हो उसमें आप सही से नहीं लिख पा रहे हो, आप अपने थॉट्स को पेपर पे उतार ही नहीं पा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। इजी से मैं आपको इसको थोड़ा सा बताऊं कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ हमेशा क्या होता है, ग्राफ को तो प्लॉट करना पड़ता है ना इस तरीके से। उसके लिए आपको पेंसिल पेन उठाना पड़ेगा, तो पेंसिल पेन उठाने का काम क्या होता है, लिखने का, मतलब पेंसिल और पेन से तो लिखते हैं ना। इसका मतलब जो डिस्ग्राफिया यानी जो ग्राफ किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित है। तो थोड़ा सा इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया, बाकी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चे, आपने बहुत देखा होगा स्टूडेंट्स की बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेटर्स को गलत लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा B और D में कंफ्यूज होता है क्योंकि उल्टे होते हैं बिल्कुल, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चों को M और W में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे तो गलत, बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चे को लिखना है बॉय तो वो लिख देते हैं डॉय, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न है कि B कैसे बनेगा, ठीक है, M कैसे बनेगा, W कैसे बनेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, ठीक है, लिखने में। और इसी तरीके से वो 6 और 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में कि भाई कैसे 6 को लिखना है, कैसे 9 बनेगा। तो जितनी भी राइटिंग की डिसेबिलिटी है, राइटिंग यानी लिखने से संबंधित है, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ मूवी का। आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, तो जो उसमें बच्चा है उसकी जब टीचर ने, यानी जो आमिर खान है, जब उन्होंने कॉपी देखी उसकी ध्यान से, क्योंकि पहले टीचर्स तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, बस सब बोल देते थे कि ये पढ़ने में वीक है, इसे कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब आमिर खान ने उसकी कॉपी देखी तो उन्होंने ध्यान से देखा कि भाई वो B को D लिख रहा है, वो उल्टा लिख रहा है लेटर्स को, ठीक है। 6 जहाँ 6 लिखना है वहाँ पे वो 9 लिख रहा है। तो पहले उन्होंने समझा उसकी कॉपीज़ को देख के कि भाई इसको प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। जब उन्हें समझ में आ गया तो उन्होंने उसका सल्यूशन निकाला, उस पर अटेंशन देना शुरू किया, उसे सिखाना शुरू किया। सो आपने देखा होगा लास्ट में जाके वो सीख जाता है और बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा कहलाता है। तो वही है, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसको सिर्फ और सिर्फ कम किया जा सकता है अगर टीचर और पेरेंट्स जो है बच्चों के वो अच्छे से ध्यान दे। तो डिस्ग्राफिया आपको क्लियर हो गया होगा किससे संबंधित है, राइटिंग से संबंधित है। सो गाइस अगले पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आता है डिसकैलकुलिया। ये बहुत इजी है समझने का। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में होती है, मैथ्स में होती है। सो वही है, जब आपको डिफ़िकल्टी हो अंडरस्टैंडिंग नंबर्स को समझने में, कैलकुलेशन करने में, या जितने भी मैथमेटिकल फैक्ट है उनको सीखने में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है
तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। स्पेशली मैथ्स के लिए ही आता है अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट लाइक जैसे 3+2 लिखा हुआ है, एक है 3 × 2 लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि यहाँ पे हमें प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। आप ये सिंबल्स है ना, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, क्या आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हो, सो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो वही चीज़ है, अगर आप मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है जो नंबर्स है उनको मेमोराइज करने में या मैथमेटिकल्स के फैक्ट को समझने में, तो उस डिसऑर्डर को या उस डिसेबिलिटी को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। सो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा बच्चे पे अटेंशन दें, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। तो क्लियर हो गया, कैलकुलिया से कैलकुलेशन आ जाएगा और कैलकुलेशन का मतलब मैथ से आ जाएगा। क्लियर है, अगले पे चलें। सो अगला आता है डिस्प्रैक्सिया। बिल्कुल देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत आराम से आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका CDP में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आपका हिंदी पेडागोजी में भी आ सकता है, आपका इंग्लिश पेडागोजी में, तीनों में ये चैप्टर आता है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। तो देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या है, प्रॉब्लम विद हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मूवमेंट ब्रेन डिडंट बैलेंस्ड विद ग्रॉस मोटर स्किल्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके जो हाथ और आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। मतलब आपका जो दिमाग सोच रहा होता है, आपका हाथ वो काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। आप एक फुटबॉल को किक करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का कोई पर्सन है और यहाँ पे जो है वो फुटबॉल पड़ी है, ठीक है, ये फुटबॉल है, आपको इसे किक करनी है। आप किक करोगे तो आपको मारना कहाँ पे, फुटबॉल पे, यहाँ पे नीचे मारोगे ना, लेकिन आप हवा में यहाँ ऊपर पैर उठा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको आपके पैर की मूवमेंट कैसे करनी है, तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हो। अगर आप अपने जो मोटर स्किल्स हैं, जो आपकी मसल्स हैं, आप उसके साथ अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हो, तो उस डिसेबिलिटी को बोला जाता है डिस्प्रैक्सिया। समझ में आया। तो यही बोला गया है कि जो ब्रेन है वो बैलेंस ही नहीं कर पाता है मोटर स्किल के साथ बिल्कुल भी, कि आपको किस तरीके से कहाँ हाथ को लेके आना। अगर आपको एक पेन पकड़ना है, ठीक है, देखिए पेन से लिखना अलग बात होती है, पेन पकड़ना अलग बात है। अगर आप पेन से लिख नहीं पा रहे हो तो लिखने की जो डिसेबिलिटी है, अगर आप लिखना गलत लिख रहे हो तो वो तो डिस्ग्राफिया हो गई। लेकिन अगर आप पेन नहीं पकड़ पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पेन है इसको किस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, ताकि मैं लिख सकूँ, तो आपका माइंड ही नहीं बता पा रहा कि पेन किस तरीके से पकड़ो, तो इसका मतलब आप कोऑर्डिनेशन ही नहीं बिठा पा रहे हो। सो इसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। सो कंफ्यूज दोनों में नहीं होना कि भाई अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया कि अगर पेन आप नहीं पकड़ पा रहा, कोई बच्चा जिसको पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी आप ये समझ लो कि अच्छा पेन से तो वो लिखता है तो फिर डिस्ग्राफिया लगा दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखने की बात नहीं हुई है, सिर्फ उसे पकड़ने की बात हुई है। तो जब भी मोटर स्किल्स की बात आएगी तो आप क्या लगा के आओगे, सिर्फ डिस्प्रैक्सिया लगा के आओगे। क्लियर आ गया। सो अगले पे चलें आगे। सो नेक्स्ट आता है अफेजिया और डिस्फेजिया। देखिए अफेजिया और डिस्फेजिया सेम ही है, आपको एक ही वर्ड मिलेगा एग्जाम में, या तो अफेजिया लिखा होगा या डिस्फेजिया लिखा होगा। अब ये है क्या, तो ये क्या है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी इसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं अफेजिया। जब आप दूसरों के साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाते हो, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपने माइंड में तो सोच लिया कि अच्छा मुझे इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर किसी के साथ बात करनी है, लेकिन जब बात करने के बात आती है सो आप बोल ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। आपका जो स्पोकन स्किल है वो बिल्कुल डाउन हो गया है, आपने जो सोचा था वो सब कुछ लो हो गया, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो इसी डिसेबिलिटी को बोलते हैं अफेजिया। सेकंड पॉइंट देखिए, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, मतलब आप जो चीज़ बताना चाहते हो वो भी नहीं बता पा रहे और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो मेनली ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन करने से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो वो आप नहीं
नहीं कर पाते हो, बोल ही नहीं पाते ना। कुछ बच्चे आपने देखा होगा वो बात ही नहीं कर पाते किसी से, मतलब इनके मुंह से वर्ड ही नहीं निकल पाता जब उनसे कुछ बोलो, बातचीत करने के लिए बोला जाता है तो। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आप कैसे करोगे, थोड़ा सा आप उन्हें, या तो अगर वो बाकी बच्चों के साथ रह के वो नहीं बोल पाए तो आप उन्हें अलग से थोड़ा सा अटेंशन दे सकते हो, अलग से थोड़ा सा उनके साथ बातचीत कर सकते हो, थोड़ा फैमिलियर हो सकते हो उनके साथ, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो इसे दूर किया जा सकता है। सो क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट आता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया जो है वो एक ये जो रिलेट करता है ये बॉडी से रिलेट करता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से। इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड वंस ओन बॉडी पार्ट। आपको अपने ही बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम लगने लगती है। आप शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो कभी कभी होता है ना, कुछ इंसान सोचते हैं यार मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मेरा हाथ ऐसा नहीं है, मेरा हाथ बहुत छोटा है। सो जब भी आप अपनी बॉडी शेप को लेके बहुत ज़्यादा क्या करते हो, प्रॉब्लम में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उस चीज़ को लेके, तो इसे डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, क्योंकि आपकी ही मन की बात है ना। सामने तो सामने से तो आपको कोई नहीं कह रहा कि आपका हाथ छोटा है, ये आपकी खुद की मन की उपज हो रही है कि भाई आपका हाथ छोटा है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, बॉडी शेप की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। आगे चलते हैं ADHD। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे कि ADHD क्या है और ऑटिज्म क्या है। दोनों को अच्छे से समझाऊंगी, क्लियर करूंगी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल ADHD की थोड़ी फुल फॉर्म ध्यान रखना, भाई एग्जामिनर आ सकता है ADHD पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अच्छा क्लियर है, याद रख लेना इसकी जो फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें प्रॉब्लम आती है सिटिंग स्किल, स्टेइंग फोकस्ड, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। मतलब ऐसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे ना जो एक जगह टिक कर ही नहीं बैठते हैं। उनको मतलब सिटिंग, मतलब जो उनका जो बैठना है, जैसे आप कहते हो बच्चों को चलो आप शांत होकर बैठ जाओ, तो कुछ ऐसे एक आध बच्चे होंगे जो फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आपने अगर बच्चे से कुछ बोला है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा पहली बात आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि वो फोकस नहीं है, वो इतना उधम मचाने वाला बच्चा है कि वो एक जगह टिक कर ही नहीं बैठ सकता है। तो उस डिसऑर्डर को कहा जाता है ADHD। इसमें लिखा है ना, अटेंशन चाहिए, डिफिशियंसी, हाइपर एक्टिविटी। इतना हाइपर हो जाता है, इतना हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चा होता है कि हाइपर वो नहीं गुस्से वाला हाइपर, हाइपर एक्टिविटी का मतलब यहाँ से होता है कि भाई वो एक जगह नहीं रह सकता, उसको कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी इधर बैठना है, कभी उधर बैठना है, इसको बोला जाता है। तो ADHD इज नॉट एक्चुअली अ लर्निंग डिसेबिलिटी बट इट कैन डिस्टर्ब लर्निंग। ये लर्निंग डिसेबिलिटी वैसे नहीं होती कोई, लेकिन ये लर्निंग को जो है वो डिस्टर्ब, मतलब लर्निंग को में रुकावट तो डालती है ना। अब अगर कोई बच्चे, सब बच्चे शांत बैठे हैं और एक दो बच्चे ऐसे ही मिल जाएं आपको कि वो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहे हैं शांत, ठीक है, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो वो जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसमें क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे ऐसे बच्चे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को ना इसका जो बिहेवियर होता है ना वो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसे बोला जाता है ADHD। सो क्लियर हो गया ना ADHD क्या होता है। नेक्स्ट देखिए ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म को बोला जाता है मल्टीपल डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको परेशान करती हैं। लाइक जैसे आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप उसको नहीं पढ़ पाते हो किसी की, या आपकी जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपकी डेवलप नहीं हो रही हैं, आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हो, आप किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही हो। तो मल्टीपल जब आपको डिसऑर्डर हो इस तरीके के कि आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे, आप दोस्त नहीं बना पा रहे, किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे बिल्कुल, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो जब ये बहुत सारे डिसऑर्डर होंगे तो उसे ऑटिज्म बोला जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मैंने आपको अफेजिया में भी बोला था कम्युनिकेशन, तो अफेजिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से है, सिर्फ एक चीज़ से, लेकिन ऑटिज्म में आपको मल्टीपल डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी स्किल्स की बात भी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो क्लियर है ना, जितने मेरे आकर आपको बताएं, कोई भी किसी में प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे कमेंट कर देना कि भाई ये वाला जो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी है समझ नहीं आया। सो अगेन आपको वो रिपीट किया जाएगा, बिल्कुल इसमें आप हेजिटेट ना हो। इस बार ये आपको एम रखना है कि सीटेट क्लियर करना है, ठीक है। सो जितने भी डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज़ थे वो ख़त्म हो गए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराया जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ अ गुड एंड इफेक्टिव टीचर विल ट्रीट अ चाइल्ड विद सम लर्निंग डिसेबिलिटी। भाई अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है बच्चों में, तो कैसे आप किसी मतलब कितना आप अच्छे से मतलब एक टीचर जो है वो कैसे उनको ट्रीट कर सकता है, कितना अच्छे तरीके से उनको किस तरीके से वो ट्रीट करे। इग्नोर करें उन स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली, या उन पे पर्सनलाइज अटेंशन दें उनको बिल्कुल, या मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को कि आप अच्छे से सीख सकते हो, या फिर सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन दोनों सही है। तो देखिए मैंने आपको वही बोला कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आप कम कर सकते हो कैसे, जब आप बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे से अटेंशन दोगे। तो सेकंड ऑप्शन सही है। फिर आप उन बच्चों को मोटिवेट करोगे, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग में, इसलिए इसका आंसर जो है वो दोनों, यानी इसका आंसर क्या बैठेगा, फोर्थ वाला आंसर सही होगा। बोथ सेकंड एंड थर्ड इज राइट। सो क्लियर है ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ चाइल्ड इज इफेक्टिव इन सॉल्विंग मैथ सम कैन ड्रॉ वेल। देखिए एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, अच्छे से बिल्कुल ड्रॉ भी वो अच्छे से करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिटेलिंग अ स्टोरी और मीनिंग ऑफ वर्ड्स ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ लॉस। लेकिन जब उससे एक स्टोरी को रिटेलिंग यानी दोबारा से बोलने को कहा जाता है कि भाई स्टोरी आप दोबारा से बोलो, या फिर इसका जो वर्ड्स है उसके मतलब आप समझाओ बताओ, तो वो कहीं खो जाता है, यानी वो बता ही नहीं पाता है। तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, स्पीकिंग प्रॉब्लम है उसको, या डिसफेजिया है उसको, या ऑटिज्म है उसको, या फिर ADHD है। सो उसको है क्या, तो ये हमें इसमें जो है वो बताना है। देखिए मैंने आपको बोला था कि देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक बच्चा है, मैथ्स के क्वेश्चन वो अच्छे से सॉल्व कर रहा है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा है, यानी उसकी जो लिखने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन की एबिलिटी अच्छी है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, बोलने की एबिलिटी उसमें नहीं आ रही है, किसी चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो मैंने आपको डिस्फेजिया में बताया था कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आपका जो स्पोकन लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट है वो आप नहीं किसी को कह पाते हो, ठीक है। देखिए ADHD तो होगा नहीं, ADHD तो वो उथल पुथल वाले बच्चे हैं। ऑटिज्म में मल्टीपल डिसऑर्डर आ जाते हैं बहुत सारे, सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं आता, बहुत सारी चीज़, और स्पीकिंग प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डिसफेजिया है, क्योंकि डिसफेजिया में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम चीज़ों को बोल के बता नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं हमें एग्जाम में। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके का है। तो क्वेश्चन क्या है, राधिका स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट कैन रीड एंड स्पीक वेरी वेल। अब कोई बच्ची है राधिका जो क्लास फर्स्ट की है, वो पढ़ और स्पीक यानी वो रीड और स्पीक तो बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन बट व्हेन शी इज़ आस्क्ड टू राइट शी इज़ अनेबल टू राइट वर्ड्स और सेंटेंस। लेकिन जब उसे लिखने के लिए बोला गया तो वो लिख नहीं पाई, वो वर्ड्स और सेंटेंस को लिखने में उसे प्रॉब्लम होने लगी। तो वो कौन सी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है, तो मैंने आपको बताया था लिखने की डिसेबिलिटी कौन सी होती है, डिस्ग्राफिया होती है। ग्राफ से बताया था ना कि ग्राफ को प्लॉट करोगे उसके लिए पेन या पेंसिल यूज़ करोगे, और पेन और पेंसिल का मतलब क्या, लिखने से होता है। तो इसका मतलब जो राधिका है उसे डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि वो डिस्ग्राफिया का मतलब सिर्फ लिखने से होता है। ऐसा नहीं कि आप बोल नहीं सकते हो अच्छे से, ठीक है, सिर्फ आप लिख नहीं पा रहे हो, बोला अच्छे से रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन इसका सही होगा सेकंड वाला। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन टर्म्स, ये टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स ऑफ। जो डिसलेक्सिया है वो जो डिसेबिलिटी है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई डिसलेक्सिया जो है वो किस चीज़ में प्रॉब्लम करती है। तो मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया जो डिसेबिलिटी होती है वो रीडिंग की होती है, पढ़ने की होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सीधे ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा आंसर आपको पता ही होगा, थर्ड वाला। सो हमारा आंसर है थर्ड, बिल्कुल सही।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी। इन चारों में से कौन सा ऐसा वो कारण है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है। पहला है कल्चरल वेरिएशन, यानी जो आपकी संस्कृति उसमें जो वेरिएशन होती है कि भाई एक जगह पे संस्कृति कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और है, तो देखिए वो लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं होगा। थर्ड है एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, यानी अगर टीचर के जो कौशल है वो अच्छे नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम बचपन से या जन्म से ही हो सकती है तब तो टीचर उससे मिला ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्री नेटल ड्रग यूज। प्री नेटल का मतलब होता है प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व मतलब जो बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम अगर माँ कोई ड्रग वगैरह का यूज़ कर रही हो तो उससे बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि जब प्रीनेटल वाली स्टेज होती है तो मदर को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिसका इफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर पड़े। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर्स। इनमें से कौन सा जो है वो कारण नहीं है रीडिंग डिफिकल्टी का यंग लर्नर्स में। सो फर्स्ट है लेटर एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड है रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़ एंड फोर्थ है स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो देखिए जो आपकी पढ़ने की डिफ़िकल्टी होती है कि भाई आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हो, उसका क्या मतलब नहीं है इनमें से। तो लेटर एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन का मतलब तो नहीं है ना, पढ़ने की डिफ़िकल्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। आप वर्ड को पहचान नहीं पा रहे हो, आप लेटर ही नहीं पहचान पा रहे हो। अगर आप लेटर और वर्ड पहचानोगे ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे, ये नहीं होगा। रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी मतलब अगर आप धीरे पढ़ रहे हो, तेज पढ़ रहे हो, तो ये कोई साइन नहीं होता रीडिंग डिफ़िकल्टी का, ठीक है, आप ये नहीं हो सकता। थर्ड में बोला है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़ और फोर्थ है स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा कि भाई आप इंग्लिश के अगर वर्ड जो है या फिर जो आइडिया उसको समझ नहीं पा रहे हो तो वो आपकी रीडिंग डिफ़िकल्टी जो है उसका साइन नहीं हो सकता है। क्यों? रीडिंग डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड नहीं समझ पा, देखिए वर्ड तो आपने पढ़ लिया ना, यानी आपको अगर आपने वर्ड पढ़ लिया तो रीडिंग डिफ़िकल्टी वहाँ पे कहाँ से आई। इंग्लिश में तो इतने कठिन कठिन वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ लेते हो लेकिन सबका मीनिंग तो नहीं पता होता ना आपको। अब अगर मैं अपनी बात भी कहूँ तो मैं बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश में पढ़ सकती हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे सारे वर्ड का मीनिंग पता हो। तो ये कोई साइन नहीं होगा रीडिंग डिफ़िकल्टी का कि भाई हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है। अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। पढ़ना हमें आता है लेकिन बस हमें उस वर्ड का जो मीनिंग है वो पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 6 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो गाइस हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।